अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। आज मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्शन एक्ट 2023 के अंदर जो तरमीम की गई हैं। मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं, कुछ 3-4 मैं आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा नाज़रीन, यौम तकबीर 28 मई काफ़ी अर्से बाद पहली बार एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, गवर्नमेंट को इतना वक्त क्यों लगा इस डे को पब्लिक हॉलीडे बनाने के लिए। नाज़रीन, आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, उसके अंदर कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा होने जा रहे हैं IMF की डील के बाद। और इसके ऊपर मज़ीद भी और कुछ टेक्निकलिटीज़ है, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज का तीसरा और अहम टॉपिक, काफ़ी मायनाज और बड़े बिजनेसमैन हैं मलिक रियाज साहब ने ट्वीट किए जिसमें काफ़ी गिले शिकवे किए हैं। उस ट्वीट को अबाइस साहब कैसे देखते हैं और किस तरीके से उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आज फिर आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहली और अहम खबर जिस पर आज हम बात करें, डायरेक्टली कमिंग टू टॉपिक, जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने जो है वो इलेक्शन एक्ट 2023 में कुछ तरमीम की हैं। पहली तरमीम जो की गई है वो ये है कि हाई कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जज हैं उनके साथ रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है उसका पार्ट बन सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये आगे जाके बेनिफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता? देखिए, जो गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, तरमीम करना तो गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के पास राइट है, वो कर सकती है। अब हमने इसको इस तनाजुर में देखना है कि ये क्यों की गई। क्या जो हाजिर सर्विस जजेस थे जो पहले मौजूद थे तो वो क्या काफ़ी नहीं थे? क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जो इदारे जो रिटायर्ड को साथ मिलाने के बाद की जाती हैं? शायद इसमें कहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे लैकूनेस और चीज़ें मौजूद हैं कि जब सिटिंग जजेस बैठे होते थे तो बहुत सारी पार्टीज़ का उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस होते थे कि जी ये जो है ना, ये किसी बायस्ड हैं, किसी की फेवर कर रहे हैं, किसी की तरफ बायस्ड हैं। तो उसके बाद फिर शायद उन्होंने ये तरमीम लाई कि इसमें कुछ रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाए जो कि आप ऑन चॉइस चुन सकते हो, ताकि एक ऐसा जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ फेयरनेस लाई जाए जिसके के लिए दोनों एतराज़ात ख़त्म हो जाएँ। जब सिटिंग जजेस होते थे वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता था कि जनाब ये बायस्ड हैं फ़लाँ पार्टी के साथ, ये फ़लाँ पार्टी के साथ लॉयल हैं, ये ऐसा करते हैं। तो साथ एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि रिटायर्ड जजेस चूँकि वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं और वो ऑन चॉइस होंगे शायद उन पार्टीज़ के ऊपर, वो मुशावरत के साथ, जैसे पहले इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे मामलात को देखा जाता है, तो ये शायद उस तनाज़ुर के अंदर रख के देखा जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो ज़ेरे हिरासत मुल्जिम होंगे उनका जो रिमांड है वो 14 दिनों से 40 दिन कर लिया। आपको लगता है कि देखिए, ये पहले जो नैब का ऑर्डिनेंस के साथ रिमांड था ना, 90 दिन का था, इसको तरमीम करके फिर 14 दिन पे लेके आ गए थे, अभी फिर उन्होंने 40 कर दिया। तो ये भी लॉ के अंदर तो अमेंडमेंट मौजूद है, ये कर सकते हैं। अब उसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं कि 14 दिनों के अंदर शायद कवर ना हो सकती हूँ, क्योंकि नैब के अंदर मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत सारे मनी ट्रेल और बहुत बड़ी फ्रॉड्स और लेन देन के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो उनके लिए शायद 14 दिन काफ़ी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनको वेरीफाई करना पड़ता है। तो 40 डेज तो मैं भी उसके तनाजुर में रख के किया और ये गलत नहीं है। हमेशा दोबारा ही आगे हाँ, देखें वो जब 14 दिन है तो 14 दिन से ज़्यादा फिर आप नहीं ले सकते थे। आपने 14 दिन के अंदर उस मुकदमे को यकसू करके कंप्लीट करना होता था, जो शायद काफ़ी ना हो तो उसको को देख के उन्होंने अभी 40 दिन कर दिया होगा कि इस दौरान जो है, क्योंकि ये नैब के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस जाते हैं, तो उनकी ट्रांजेक्शंस को, उन चीज़ों को समेटने के लिए मिनिमम जो है ना टाइम इतना चाहिए, उसकी वजह से लिया। और जो नैब अफसर की जानिब से अगर कोई डिसऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड कोई अगर केस होता है या कोई रेफरेंस दायर होता है तो उनकी सजा जो है ना 5 साल से कम होकर 2 साल। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ज्यादती की गई है। देखें, एक शख्स के ऊपर अगर आप झूठा केस बनाता है कोई भी नैब का ऑफिसर, तो उसकी कब पहले सजा थी 5 साल, अब उसको 2 साल पे कर लेना। और जिस तकलीफ से वो शख्स गुजरता है जिस पे झूठे केसेस बनाए जाते हैं, वो बेशक 4 साल जलील होता रहे, 5 साल जलील होता रहे, सिस्टम के अंदर वो मजबूर हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ये जो है ना वो क्या कहते हैं उसको कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसका नाम ECL में डाल देते हैं, उसके अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन को सब ब्लॉक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो जो बंदा ये करेगा उसके लिए सिर्फ 2 साल, और जब 2 साल की सजा होती है तो मोस्टली वो बंदे को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में 2-4 महीने के अंदर बेल भी मिल जाती है, आपकी कट जाती है, हाथ कट जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नैब की ये माइंड सेट जो है ना, देखें ये एक ऐसा माइंड सेट है कि मैं समझता हूँ कि किसी के खिलाफ केसेस बनाने के लिए अब हर कोई दलेरी से बनाएगा, यार क्या 2 साल की सजा है, वो भी काट कूट के तो इतनी हो जाएगी, अगर पकड़े भी गए। पहली बात है को पकड़ा नहीं जाएगा, पहले पकड़ा भी नहीं जाता। केसेस बनाते कौन है? हमेशा एक गवर्नमेंट आगे दूसरे अपने मुखालफिन के खिलाफ बनाती है,
बहुत ही रेयर, आज तक अब नैब की हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत ही नॉमिनल से केसेस होंगे जो पब्लिक चीटिंग के आए होंगे, कितने परसेंट है उनकी तादाद चेक कर लें। मोस्टली केसेस किस हैं, एक गवर्नमेंट के उसने दूसरे पे बनाए, दूसरे ने दूसरे पे बनाए, तो इसकी विक्टिमाइजेशन उनको दिलेर करने के लिए नैब को ये एक ज्यादती का काम किया गया जो नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट कहती थी कि नैब को इतना एम्पावर किया गया और ये वो, तो आप फिर खुद क्यों इतना एम्पावर करें? ये अब देखिए, यही वो बदबख्ती है जो इन सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आती। जब ये इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, लेकिन जब ये इक़्तिदार से कुर्सी से के जेलों में पहुंचते हैं तो फिर इनको याद आती है हमने गलती की है, लेकिन फिर जब ये वापस कुर्सियों पे आते हैं फिर वही गलती करते हैं। और ये पिछले 75 सालों से ये गलतियाँ कर रहे हैं। यही हुकूमत कहती रही है कि नैब को, ये आज 5 सालों से नहीं, ये शुरू से ऐसा ही चल रहा है। जिस भी जो भी डिपार्टमेंट बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसका काम था कि वो फेयर ट्रायल करके ऐसे करप्शन को जो है ना वो पकड़ेगा, आप उसकी रिकवरी देख लें। क्या नैब की क्या रिकवरी है? जितने नवाब के पास 100 केसेस आए तो रिकवरी क्या है? उल्टा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये तो इस पे चले, अब हम देखते हैं कि इससे क्या आगे आने दिन में क्या बेनिफिट हो सकता है हुकूमत को, तरमीम के पीछे क्या माइंडसेट था। दूसरी अहम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन चले आज हम डिस्कस कर लेते हैं। यौम तकबीर 1998 28 मई, काफ़ी अर्से बाद एक आज पब्लिक हॉलीडे जो है वो मनाई जा रही है। सो आपको क्या लगता है ये मूव क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्या ये बताने के लिए कि हमने ही किया था, डिक्लेयर करने के लिए? ये पहली तो बात है कि यौम तकबीर हमें उसी दिन से बनाना चाहिए था जिस दिन हमने एटम बम का जो है ना कामयाब तजर्बा किया था। मसला सिर्फ ये आ जाता है कि हमने जिस मकसद के लिए एटम बम बना के पूरी दुनिया को दिखाया था, हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। हम एक ग़ुलाम के ग़ुलाम कौम रह गए, हम आज मकरूज़ हो गए, हम पूरी दुनिया के आगे कशकोल लेके घूम रहे हैं। और हम एटम बम बनाने के जो हमारे मकसद थे कि हम एक इस्लामिक मुल्क, पहला मुल्क है जिसने एटम बम बनाया, बदकिस्मती से हम वो तमाम के तमाम टारगेट अचीव नहीं कर सके। एक एटम बम सिर्फ दिखाने के लिए रह गया और कुछ हमारे पास इसकी जो वो दुनिया में पावर थी वो नहीं रही। अब इसका यौम तकबीर इतने अरसे बाद आके बनाना, अनाउंस करना, सरेदस्त तो यही लगता है 26 साल लग गए। सरेदस्त तो ये क्रेडिट गोज़ के जी हमने किया था तो अब इसको कर दें, कहीं अगली गवर्नमेंट आगे इसको ख़त्म ना कर दे। की हद तक है। लेकिन आप जो बताएं, आपको नहीं लगता कि अब चूंकि डायनामिक्स बदल चुके हैं, अब इंफॉर्मेशन, इसको हम 5th जनरेशन वॉर भी कहते हैं, तो अब इस दौर में अब जो नया एरा आ चुका है उसमें इस तरह की कामयाबियाँ कुछ बेनिफिट देंगी हमें? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर देखिए बेनिफिट लेना चाहिए, बेनिफिट लेने वाला ले सकता है। मैंने पहले कह दिया कि हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि हम इस वक्त बेनिफिट किसी से ले नहीं सक रहे। हमारा मुल्क इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि हम कशकोक लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। बेनिफिट लेने के लिए बराबरी की सतह चाहिए होती है। हम इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी बराबरी की सतह पर नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। तो पहले आप अपने आप को सतह पर लेके जाएंगे तो किसी के साथ बराबरी पे बात करेंगे ना, बेनिफिट लेने की। जब आप खुद ही एक कशकोल लेके जाएंगे तो फिर आप रिक्वेस्ट के अंदाज में जाते हैं, बेनिफिट लेने के अंदाज में नहीं जाते। कीपिंग द करंट सिनेरियो, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप इसमें मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि अब हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा इस सेक्टर से निकल के शायद IT सेक्टर में। शायद नहीं, बहुत ज़रूरी। हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में भी। क्योंकि आप जिस खत्ते में बैठ के जिनको आंखें दिखा रहे हैं ना, उनकी अब IT सेक्टर देख लें कहाँ पहुँच चुका है। और आप देख लें, और आपके पूरे मुल्क के अंदर सॉफ्टवेयर पार्क कितने हैं बताए जाए मुझे। आपके इर्द गिर्द पड़ोसों में नज़र डाल देंगे कितने सॉफ्टवेयर पार्क्स बन चुके हैं। तो ये शायद वाली बात नहीं है। ये अगर हमने ना किया तो हम शायद इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे अफ्रीका के आज ममालिक जब आप जाते हैं तो आज भी वहाँ पे जो गुर्बत और जो उनका भूख और अफलास और जो चीज़ें, शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये हमारी बेसिक नीड है और IT में हमें बहुत काम करना है अभी। एग्जैक्टली। लेकिन चले अब हम एक हमारी कामयाबी उसका दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नहीं वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है करना चाहिए। लेकिन इसका मुकम्मल इम्पैक्ट और इसके मुकम्मल बेनिफिट्स को भी दुनिया के सामने लाकर उसको हासिल करना चाहिए। उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। सही हो गया। सो तीसरा अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि बिजली के बिल्स में हम एक्सपेक्टेड रेट जो है वो देख रहे हैं हाई होने वाला है IMF की स्पेशली डील के बाद। What do you think? इसके बाद हालात बिजली के बिल की जो बात है वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो सोलर में ग्रॉस मीटरिंग, सोलर सिस्टम्स के तहत जो ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग का इशू है वो ज़रूर चल रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ी गवर्नमेंट ने पहले सोलर पैनल्स को जो है ना वो प्रमोट किया कि जी आप ये लगाएं। अब हर बंदे ने जब सोलर पैनल लगाना इन्वेस्टमेंट कर दी, करोड़ों रुपए की, बल्कि मैं कहूँगा बिलियन रुपीज़ की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और सोलर लगा रहे। तो अब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा बिजली पड़ी हुई है जो किसी को देने के काबिल ही नहीं है। जैसे अभी कल या परसों में लाहौर की खबर देख रहा था कि आई डोंट नो कितने 100 मेगावाट्स उनके पास बिजली जो है वो एक्स्ट्रा है, जो उनके पास खरीदार कोई नहीं है। इंडस्ट्रीज हमने पहले बंद कर दी पावर क्राइसिस की वजह से, हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज निकल गई। अब
10 दिन में, महीने में, 2 महीने में तो इंडस्ट्रीज दोबारा आके नहीं खड़ी हो सकती, उनको इट विल टेक टाइम। देखिए एक बहुत बड़ा टाइम लगा था आपके मुल्क में कि इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। जब आपके पास एनर्जी क्राइसिस आए, वो सारी इंडस्ट्री आपके मुल्क से मूव होगी। तो आप जब दोबारा, जब तक ये जो एक्स्ट्रा बिजली हमारे पास हर लाहौर पूरे हर जगह बन रही है, तो फिर हम इतनी लोड शेडिंग को देख रहे हैं वैसे बाय द वे। नहीं देखें, लोड शेडिंग यहाँ नहीं है, लोड शेडिंग उन इलाकों में ज़्यादा हो रही है। ये लाइन लॉसेज हैं हमारे बहुत सारे। जैसे आप कल देखें अली अमीन गंडापुर साहब और वज़ीर दाखिला साहब बैठे हुए थे, तो 110 अरब रुपए के लाइन लॉसेज और इस तरह की बहुत सी चीज़ें उधर डिस्कस हुई हैं। लाइन लॉसेज भी हैं और बहुत सारा हमारे बिजली चोरी के मामला भी बहुत ज़्यादा हैं इससे पहले। लेकिन जब से सोलर इंप्रूव हुआ है, ये देखिए ये अभी आया है, ये पहले की बात नहीं, ये अभी ये चंद माह की बात है कि आपकी बिजली जो है 2 साल से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। और ये लास्ट 3 से 4 मंथ के अंदर इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट हुई है कि अब जो वापडा है उसके पास जो है पूरे मुल्क के अंदर बिजली एक्स्ट्रा हो रही है और आगे बायर कोई नहीं है। जब बायर नहीं है तो ऐसे भी आ रहे हैं कि जो जिन लोगों के पास सोलर है, जिन्होंने ऑलरेडी लगा दिए, उन पे टैक्सेस लगेंगे, उनको इसके ऊपर अलग से कुछ पे आउट करना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे खबरें आ रही हैं। इस वक्त तो हम नेट मीटरिंग के तहत वापडा जो हम सोलर से बिजली बना रहे हैं वो 19 रुपये में ले रहा है और यही बिजली वो पहले आवाम को बेचता था 35 रुपये में। ठीक है, तो वापडा तो गवर्नमेंट तो हर वक्त बेनिफिट में होती थी। अब वो ये सोच रही है कि जो इतनी ज़्यादा बिजली बनना शुरू होगी और हमारे पास आगे कोई नहीं है, तो हमने तो IPPs को पैसे देने, तो कहाँ से दें? तो उसके लिए फार्मूले सोच रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत इकदाम है। जिन लोगों ने सोलर लगाए और आपको मुल्क आपका बिजली में इतना आगे चला गया, आप इसके बजाय आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया से दावत दें कि आप हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें, हम आपको बिजली कम रेटों पे देंगे, ताकि दुनिया के जो लोग पाकिस्तान को, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके इंडस्ट्रीज लगा लेते, आप उनके लिए ऐसी पॉलिसीज लाएं कि आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री दोबारा लगे, आपके लोगों को रोज़गार मिले, आपकी प्रोडक्शन बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, ताकि मुल्क का जो मुल्क के बेनिफिट में चीज़ है ये सोचें, ये ना सोचें कि आप इसको कैसे डिस्करेज किया जाए। अच्छा, वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी सोलर्स लगा लिए हैं वही परेशान है कि हमने इतना इन्वेस्ट करके लगाया, अब हमें उस पर टैक्स भी पे करना है। और चले अब तो बहुत सारा आप बता भी रहे थे कि रेट जो है वो लो चुके हैं, उनका क्या कसूर है जिन्हें ऑलरेडी लगा चुके हैं? इस पे मैं छोटी सी एक आपको बात बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा आप तारीख में जाएं। सोलर जो लगाता है वो गरीब आदमी नहीं लगा सकता आज के दिन के अंदर। ठीक, इट्स एक्सपेंसिव। आज भी इतने रेट कम होने के बावजूद भी सोलर एक वो बंदा लगा सकता है जो सेटल है। ये वो बंदे, अब तारीख में चले जाएं, जब लोड शेडिंग शुरू हुई तो सबसे पहले जनरेटर कौन लगाता था? जो पेट्रोल अमीर जो पेट्रोल अफोर्ड कर सकता था। बाद में उसके शोर और नॉइस की वजह से वो तब्दील हुआ, अच्छे जनरेटर्स आ गए, लोगों ने वो लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर UPS सिस्टम आ गया, लोगों ने वो लगाना शुरू कर दिया। अब सोलर आ गया। ये सारे वो लोग हैं जो माली लिहाज से सेटल्ड होते हैं, जो सोलर अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी कहाँ सोलर अफोर्ड कर सकता है? वो कहाँ से 4-5 लाख रुपए का सोलर लगाएगा अपने घर का सिस्टम चलाने को? वो नहीं लगा सकता। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो अब अगर हुकूमत ने ऐसा किया तो मुझे तो ये डर है कि शायद लोग बिजली के मीटर उतार के फेंक देंगे और वो इनबिल्ट सिस्टम पर आ जाएंगे, अपनी हैवी बैटरीज लगा लेंगे और सोलर से बिजली जनरेट करेंगे और अपने घर चलाएंगे। उनको जरूरत क्या है कि गवर्नमेंट के आगे जो है ना वो इनके हाथों ब्लैक मेल हो कि इतने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करें। तो अब जरूरत क्या है? वो डायरेक्ट हो जाता है। बेनिफिट भी देखने हैं बिल्कुल ऐसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर स्टिल दे आर पेइंग टैक्स ऑन इट, तो फिर व्हाट्स द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम? थर्ड जो हमारी आज की तीसरी अहम खबर है, मलिक रियाज साहब काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी गिले शिकवे किए हैं, ट्वीट किया, वो कह रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने मेंशन किया ओ वो माय डेड बॉडी। तो आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के पीछे क्या ऐसा हुआ कि मलिक रियाज साहब को ट्वीट करनी पड़ी, एंड इस ट्वीट का पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क को कॉलोनीज बनाने का और रहने का तरीका बताया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो वाहिद आदमी हैं जो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रियासत को भी इस काम पे लगाने वाले मलिक रियाज साहब। अगर आप स्मूथ अपनी लाइन में चलते रहें तो फिर भी आप जो है वो चल सकते थे। देखें, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक वक्त ऐसा था कि मलिक साहब गवर्नमेंट बनाने में और गवर्नमेंट को आगे पीछे करने में बहुत अहम किरदार अदा करते रहे। पाकिस्तान की पब्लिक का नुकसान नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के इन्वेस्टर को जो है ना वो सेफ करना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा सेक्टर होता है रियल एस्टेट का आपका, उस पर बहुत आपकी देखें, एक रियल एस्टेट के सेक्टर के साथ बहुत सारे रोजगार लगे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल्स हैं, रियल एस्टेट के अंदर मल्टीपल्स हैं। तो इस वजह से लोगों का बेशुमार लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके मुल्क में से मोर देन 2 मिलियन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके दुबई और दूसरे मुल्कों में मूव हो गए, जो कई बिलियन रुपीस बनते हैं। क्योंकि उनके ज़हन में क्या है कि इतना बड़ा अगर रियल एस्टेट का इन्वेस्टर महफूज नहीं है तो हम कहाँ महफूज? एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह मजीद टॉपिक्स पे आपको बुलाते रहेंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे और आपने आज़ाद डिजिटल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।